के बाजार में दिन की शुरुआत होती है। रोशन अपनी लिट्टी चोखा की दुकान पर बैठा है। वो आज बहुत परेशान दिख रहा है और उसकी दुकान का कोयले वाला चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जब उनकी नजर ठंडे कोयलों पर पड़ती है तो वे उसे नजरअंदाज करके आगे चले जाते हैं। हे भगवान, आज तीसरा दिन है। कोयले की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं उसे खरीद ही नहीं पा रहा। बिना आग के लिट्टी कैसे बनाऊंगा? अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तभी वहाँ से गुजरने वाले कुछ जान पहचान के लोग उसकी दुकान के पास आ जाते हैं। अरे रोशन भाई, आज भी लिट्टी नहीं बनी क्या? हमें तो बड़ी भूख लगी थी। माफ करना भाई, कोयला बहुत महंगा हो गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भट्टी जला सकूं। तभी अचानक एक गाड़ी वहाँ आकर जोर की आवाज के साथ रोशन की दुकान के पास रुकती है। सुरेश गाड़ी से नीचे उतरता है। वो रोशन के ठेले की तरफ बढ़ता है और उसे देखकर रोशन घबरा कर खड़ा हो जाता है। क्यों रोशन, 3 दिन से देख रहा हूँ तू यहाँ खाली बैठा है। अगर तू कुछ बेचेगा नहीं तो मुझे दुकान का किराया कहाँ से देगा? मुझे मेरा पैसा आज शाम तक चाहिए। मालिक, बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। कोयला महंगा होने की वजह से धंधा बंद पड़ गया है। जैसे ही इंतजाम होगा मैं पाई पाई चुका दूंगा। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। अगर कल शाम तक किराया नहीं मिला तो अपना ये धंधा यहाँ से हटा लेना। मैं यहाँ एक बड़ी मिठाई की दुकान खुलवाऊंगा, याद रखना। सुरेश उसे डराता धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद रोशन घबराया हुआ अपनी जगह पर बैठ जाता है। रात में विमला कपड़े सिल रही होती है। तभी रोशन उदास और बुझा हुआ चेहरा लेकर घर पहुंचता है। विमला उसके लिए पानी का गिलास लाती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आज भी कुछ कमाई नहीं हुई क्या? और वो सुरेश मालिक फिर से आया था क्या? हाँ बिना, उसने कह दिया है कि अगर कल किराया नहीं दिया तो वो दुकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिना कोयले के मैं क्या पकाऊं। गांव में हर कोई वही पुरानी लिट्टी चोखा मांगता है, पर उसे बनाने के लिए बहुत आग चाहिए। निराश मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। हमें कुछ अलग सोचना होगा। रोशन के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही दोनों खाना खाने बैठने वाले होते हैं तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोशन जल्दी से उठता है और दरवाजा खोलता है। सामने एक लंबा आदमी विनोद खड़ा होता है। नमस्ते भाई, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? मैं इसके बदले आपको पैसे दे सकता हूँ। रोशन बिना कोई देर किए कहता है, पैसे की बात मत कीजिए बाबूजी, आप हमारे अतिथि हैं। लेकिन सच कहूँ तो आज हमारे घर में बस थोड़ा सा दाल और कुछ सब्जियां ही हैं। आग जलाने के लिए कोयला भी नहीं है। कोयला नहीं है? कोई बात नहीं। क्या आपके पास थोड़ा सा पानी है? रोशन और विमला थोड़े हैरान होते हैं। फिर भी वे विनोद को घर के अंदर बुला लेते हैं। अंदर आते ही विनोद देखता है कि घर में सिर्फ उड़द की दाल, चावल और थोड़ी सब्जियां रखी हैं, और अपना बैग खोलता है और उसमें से एक बर्तन बाहर निकालता है। रोशन और विमला उसे देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने दक्षिण भारत में देखा है कि लोग आग पर सीधा नहीं पकाते, बल्कि भाप से खाना बनाते हैं। इसे वो इडली कहते हैं। वो बहुत नरम और सेहतमंद होती है। भाप से? लेकिन हमारे यहाँ तो सबको चोखा पसंद है। वो तीखा और चटपटा स्वाद उन्हें इडली में कैसे मिलेगा? वही तो जादू है। हम बिहार के स्वाद को दक्षिण से मिलाएंगे। हम बनाएंगे इडली चोखा। इसमें मेहनत कम लगेगी, आग की जरूरत कम होगी और स्वाद लाजवाब होगा। रोशन की आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद तीनों मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। विनोद और रोशन हाथ वाली चक्की में भीगी हुई दाल और चावल पीसने लगते हैं, जबकि विमला धीमी आंच पर चोखा के लिए सब्जियां उबाल रही होती है। थोड़ी देर बाद विनोद और रोशन
पीसने का काम पूरा कर लेते हैं। अब इस घोल को थोड़ा फूलने दीजिए, तब तक हम चोखा तैयार करते हैं। तीनों मिलकर उबले हुए बैंगन और आलू उठाते हैं और उनका छिलका उतारने लगते हैं। इसके बाद बिमला आलू और बैंगन को हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और धनिया के साथ मैश करना शुरू करती है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देती हूँ, इससे असली बिहारी स्वाद आएगा। और ये रहा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। रोशन उसमें मसाला डालता है और थोड़ी ही देर में उनका चोखा खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ समय आगे बढ़ता है और अब इडली बनाने की तैयारी शुरू होती है। विनोद स्टैंड उठाता है और उसमें थोड़ा तेल लगाता है। फिर वो एक एक करके उसमें घोल भरने लगता है। इसके बाद वो स्टैंड को उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर रखता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। अब बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, भाप अपना काम करेगी। बर्तन से धीरे धीरे भाप निकलने लगती है और चारों तरफ खाने की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद विनोद ढक्कन खोलता है। अंदर छोटे छोटे सफेद और मुलायम इडली तैयार होती हैं। रोशन उन्हें ध्यान से बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठकर इडली खाने लगते हैं। बिमला सबको 2-2 इडली परोसती है और फिर उनके साथ थोड़ा मसालेदार चोखा भी रखती है। लीजिए रोशन भाई, आपकी इडली चोखा तैयार है। जरा इसे चख कर देखिए। रोशन इडली का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता है, उसे चोखे में डुबोता है और खा लेता है। जैसे ही वो उसे चखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वाह, ये तो कमाल है। लिट्टी की तरह सख्त नहीं है पर स्वाद वही है, और इसे बनाने में तो आधा कोयला भी खर्च नहीं हुआ। ये तो सच में जादू है। सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव के लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। तीनों को अपने बनाए हुए खाने का स्वाद बहुत पसंद आता है। इसी खुशी के साथ रात बीत जाती है। अगले दिन रोशन नई ऊर्जा के साथ अपनी दुकान पर पहुंचता है। वो बर्तन काउंटर पर रखता है और फिर अपना नया बनाया हुआ इडली चोखा तैयार करना शुरू करता है। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगती है। इस बाजार में लोगों ने पहले कभी भाप में बना ऐसा खाना नहीं देखा होता। आइए भाइयों, खाइए जादुई इडली चोखा। उसे चखता है और खुश होकर कहता है, अरे ये तो बहुत मुलायम है, दांतों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, और चोखा तो एकदम लाजवाब है। रोशन भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते और भी लोग इडली चोखा खरीदने लगते हैं। अब रोशन की दुकान पर काफी भीड़ हो जाती है। बहुत समय बाद आज उसकी अच्छी कमाई हो रही होती है। कुछ देर बाद सुरेश फिर वहाँ पहुँचता है। वो रोशन की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर रुक जाता है। फिर वो लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए दुकान के अंदर पहुँचता है। ये क्या तमाशा है? रोशन, मैंने कहा था कि किराया दो या यहाँ से जाओ। ये तुम क्या सफेद रंग का गोला बेच रहे हो? ये हमारे गांव का खाना नहीं है। मालिक, स्वाद का कोई गांव नहीं होता। ये इडली चोखा है। ये बिहार और दक्षिण का मिलन है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आप भी एक बार चख कर देखिए। सुरेश शक भरी नजरों से प्लेट को देखता है। खाने की खुशबू बहुत लाजवाब होती है। वो एक टुकड़ा उठाकर खाता है। उसे खाना पेट में हल्का लगता है और उसका स्वाद भी उसे तुरंत पसंद आ जाता है। स्वाद तो बुरा नहीं है, पर मेरा किराया कहाँ है? रोशन अपनी दराज से पैसों की एक गड्डी निकालता है और सुरेश को दे देता है। ये लीजिए मालिक, आपका पूरा किराया, और ऊपर से थोड़े ज्यादा पैसे भी हैं। अब तो मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? सुरेश पैसे ले लेता है। वो एक बार खुश भीड़ की तरफ देखता है और फिर रोशन की तरफ। उसे समझ आ जाता है कि इतने पसंद किए जा रहे खाने के सामने अब उसकी नहीं चलने वाली। ठीक है, दुकान लगाओ, पर कल मेरे घर भी 2 प्लेट भिजवा देना। सुरेश वहाँ से चला जाता है और पूरी भीड़ खुशी से रोशन के लिए तालियां बजाने लगती है।
शाम होते होते पूरा दिन खत्म हो जाता है। उनका सारा सामान बिक चुका होता है और नए खाने की वजह से आज उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। इसी बीच बिमला और विनोद भी दुकान पर पहुंच जाते हैं। आपने आज मेरी जिंदगी बचा ली। आपने मुझे जो सिखाया वो सिर्फ एक पकवान नहीं था, बल्कि मेरे लिए नई उम्मीद थी। मैंने कुछ नहीं किया रोशन, तुमने मेहनत की और बदलाव को अपनाने का साहस दिखाया। याद रखना, जब हम पुरानी परंपराओं में नयापन जोड़ते हैं तो जादू अपने आप हो जाता है। अब हमारा गांव इस जादुई स्वाद के लिए जाना जाएगा। तीनों उसकी बात पर खुशी से मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा से बना ये नया खाना हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है।